एवेंजर्स एंड गेम के एंड में हम सब ने टोनी को बैटलफील्ड पे मरते हुए देखा। उसका आर्क रिएक्टर धीरे धीरे डिम होता हुआ, पीटर और पेपर उसके पास बैठकर उसको गुड बाय कहते हुए, और फिर कट होता है और हमें देखने को मिलता है एक पीसफुल लेक साइड फ्यूनरल सीन जहां सब हीरोज ब्लैक सूट्स में खड़े हैं। पेपर वो ओरिजिनल आर्क रिएक्टर पानी पर छोड़ देती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। लेकिन ध्यान से सोचो, इस पूरे सीक्वेंस में हम एक चीज कभी नहीं देखते हैं, ना कोई कॉफिन, ना कोई बॉडी, ना कोई बरियल। मार्वल जैसा स्टूडियो के लिए ये छोटी चीज नहीं है। नॉर्मली वो विजुअल क्लोजर देते हैं, स्पेशली जब इतना बड़ा कैरेक्टर मर रहा हो। योंडू का फ्यूनरल तो आपको याद होगा ही, जहाँ पर बॉडी भी थी, और लूकी का डेथ भी आपको याद होगा इन्फिनिटी वॉर में, जिसको लेकर थॉर रोया था। इसके अलावा हमें नताशा की भी बॉडी दिखाई गई थी, लेकिन टोनी स्टार्क जो की इन्फिनिटी सागा का फेस था, उसके बॉडी को इंटेंशनली इन लोगों ने हमें नहीं दिखाया, जिसका मतलब साफ है कि फ्यूचर में इसको लेकर कुछ प्लान था और वो प्लान इन मोशन आ चुका है, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। लेकिन ये होगा कैसे, चलिए जानते हैं। टोनी ने जब सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स अपने नैनो गॉन्टलेट में लगाकर स्नैप किया, तब वो सिर्फ एक टेक स्टंट नहीं था, वो यूनिवर्स की सबसे डेंजरस एनर्जीज को डायरेक्ट अपने ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास कर रहा था। हल्क खुद ये कह चुका है कि इन्फिनिटी स्टोन्स मैसिव गामा रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसीलिए स्नैप करने के लिए हल्क को चुना गया था। लेकिन टोनी का बॉडी इस चीज के लिए नहीं बना था और ना ही उसका वो सूट इतना हैंडल कर सकता था। और टोनी का जो आर्क रिएक्टर था वो यहाँ पर एक लाइटनिंग रॉड की तरह एक्ट करता है, जो जितना हो सके उतनी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है ताकि टोनी तुरंत ना मरे और उसको लास्ट फ्यू सेकेंड्स मिल जाए, जिसमें वो पेपर से बात कर ले। उसका फेस थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स लिटरली रेडिएशन से कुक हो चुके थे, जिसका असर हमें फेस में देखने को मिलता है। मतलब साइंटिफिकली सोचा जाए तो टोनी के डेथ के बाद उसकी बॉडी एक वॉकिंग बायोहैजार्ड बन चुकी थी। अब आता है सबसे पहला लॉजिकल स्टेप। अगर कोई बॉडी इतनी हैवी रेडिएशन सोक कर चुकी है तो उसको नॉर्मल तरीके से बरी नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसी बॉडी को कॉफिन में डालकर जमीन में रखोगे तो थ्योरेटिकली रेडिएशन लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट और लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, और इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन यहाँ पर होता है इमीडिएट क्रीमेशन सील्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि जो भी रेडियो एक्टिव ऐश हो वो कंट्रोल में रहे। यहाँ से एक काफी पोएटिक थ्योरी निकल के आती है कि जो टोनी के एशेस थे वो आर्क रिएक्टर के नीचे रख दिए गए थे और पेपर ने उसी को लेक में छोड़ा था। मतलब वो डिवाइस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, लिटरली उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था। ये एक्सप्लेन करता है कि फ्यूनरल का जो विजुअल अप्रोच था वो इतना मिनिमल क्यों था और यहाँ पे कोई कॉफिन क्यों नहीं थी, सिर्फ आर्क रिएक्टर और वही सारे लोग जो उसके लिए मैटर करते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि एमसीयू एक पैटर्न को फॉलो करता है। गवर्नमेंट या सीक्रेट एजेंसीज कभी भी इतना बड़ा एसेट सिंपल क्रीमेशन से वेस्ट नहीं करने देंगे। स्टीव रॉजर्स का बॉडी हो या हल्क का खून या किसी भी एनहांस इंडिविजुअल का डीएनए, ये सब चीजें ब्लैक ऑप्स लेवल रिसर्च के लिए लिटरल गोल्ड होती है। टोनी स्टार्क की बॉडी एक और लेवल पे वैल्यूएबल है, क्योंकि वो एक ऐसा ह्यूमन था जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को बिल्ड किया, इवन इट फॉर अ सेकेंड्स। उसका डीएनए हाई एनर्जी एक्सपोजर से म्यूटेट हो चुका होगा और नैनो सूट और आर्क रिएक्टर टेक उसके साथ फ्यूज्ड स्टेट में थे। इसलिए बैटलफील्ड के बाद टोनी की बॉडी को डायरेक्टली एक हेवीली क्लासिफाइड फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया होगा, जहां स्वॉर्ड या कोई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन उसको स्टडी कर रही होगी। फ्यूनरल के टाइम में कॉफिन को ना दिखाना ऑडियंस के पीओवी से एक मिस्ट्री क्रिएट करता है। इनफैक्ट रूसो ब्रदर्स ने भी इस टॉपिक पे डायरेक्टली आंसर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इसको अवॉइड किया था। तो यहाँ पर थ्योरी यही बनती है कि शायद तक टोनी की बॉडी लैब में स्टडी हो रही, लेकिन ये काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा। एमसीयू इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इसीलिए असली डार्क ट्विस्ट तो अब आता है, जहां पर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलता है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ऑफिशियली एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। फैंस के दिमाग में ऑब्वियसली ये सवाल रहेगा कि सेम चेहरा लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर, वो भी इतना हैवी मास्क के साथ, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या डेलिब्रेट मिसडायरेक्शन। कॉमिक्स में ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां डूम ने अपने कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में ट्रांसफर किया, इंक्लूडिंग डेड बॉडीज। अगर एमसीयू ये लाइन फॉलो करता है तो एक डार्क पॉसिबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, जहां टोनी की कॉर्प्स, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स के रेसिडुअल इफेक्ट पड़े हुए हैं, वो किसी वेसल की तरह यूज हो। अब ये डूम भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा कोई विलन। अब इसके बारे में तो मूवी में पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि ड्रीम वॉकिंग एग्जिस्ट करता है। किसी डेड बॉडी के थ्रू किसी
और के यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर सकता है। सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि बैटलफील्ड के बाद टोनी की बॉडी स्वॉर्ड या वाकांडा ने सिक्योर किया हो, जहां पे बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया हो, इधर वाकांडा के क्रायोटेक के अंदर जहां पर बकी को रखा गया था, या किसी मैजिकल मेथड से उसको बांध के रखा गया हो, और डॉक्टर डूम जो कि दूसरे यूनिवर्स का होगा वो यहाँ पे ड्रीम वॉक करके टोनी के इस डेड बॉडी को पोजेस करे। इसलिए डूम को मास्क पहनना पड़ता है क्योंकि उसका फेस डिके हो रहा है और बर्न्ड भी है। इसके अलावा यहाँ पे आरडीजे का चेहरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है क्योंकि ये टोनी की बॉडी थी। यहीं पर एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों हमें बॉडी को बरी होते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा गया था रिसर्च या फिर कहें सीक्रेटली इसी एग्जैक्ट पर्पस के लिए। इसी तरीके का कुछ हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था, जहां पर व्हाट इफ आयरन मैन डेमन इन आर्मर में डॉक्टर डूम अपना कॉन्शियसनेस टोनी स्टार्क की बॉडी में ट्रांसफर करता है। डूम टोनी के रिसोर्सेज को एंजॉय करता है और एमसीयू इसको अडेप्ट कर सकता है, नॉट एज अ व्हाट इफ बट एज अ मेन कंटिन्यूटी। रूसो ब्रदर्स ने ये कंफर्म किया था कि उन्होंने ओरिजिनली एक सीन शूट किया था जहां टोनी स्नैप के बाद सोल वर्ल्ड में मेटाफिजिकल स्पेस में जाता है और ग्रोन अप मॉर्गन से मिलता है, सिमिलर टू थैनोस जहां वो छोटी गमोरा से मिला था। टेस्ट स्क्रीनिंग में ये सीन कट हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि सोल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट एमसीयू कैनन में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि टोनी का कॉन्शियसनेस सोल वर्ल्ड के सोल स्टोन से लिंक हर जगह है, जबकि अर्थ पर सिर्फ एक एम्प्टी बॉडी बची हुई है। और जब बॉडी और सोल सेपरेट हो जाते हैं तो बॉडी को यूज करने का मार्जिन विलन, साइंटिस्ट या फिर कहें इवन फ्यूचर टोनी वेरिएंट्स के लिए ओपन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे प्लॉजिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि बैटलफील्ड के इमीडिएटली बाद टोनी के बॉडी को एवेंजर्स ने सिक्योर किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रियलाइज किया कि ये बॉडी हेवीली रेडिएशन एक्सपोजर से म्यूटेट हो चुकी है, तो उन्होंने इनको नॉर्मल बरियल के जगह एक कंट्रोल गवर्नमेंट फैसिलिटी को हैंडओवर कर दिया। पब्लिक और हीरोज के लिए फ्यूनरल सिंबल बना आर्क रिएक्टर के वजह से, जो कि हमें लेक पे देखने को मिला, लेकिन एक क्लीन गुड बाय के अलावा पर्दे के पीछे टोनी के बॉडी को बचा के रखा गया ताकि उसके सैंपल टिश्यूज डीएनए को यूज करके कुछ बनाया जा सके। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर डूम अपने कॉन्शियसनेस को उस बॉडी में डाल देता है या फिर ड्रीम वॉकिंग करता है और फिर टोनी के बॉडी को यूज करता है। इसीलिए हमें टोनी का चेहरा दिख रहा है डॉक्टर डूम के रूप में। ये अप्रोच तीन चीजें एक साथ सॉल्व कर देती है। एक, इमोशनल क्लोजर फॉर ऑडियंस वाया फ्यूनरल सीन। दो, साइंटिफिक रियलिज्म, क्योंकि रेडिएशन हैवी बॉडी को ओपनली हैंडल नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, फ्यूचर स्टोरी टेलिंग के लिए एक रास्ता खोल देता है। तो गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि टोनी स्टार्क का बॉडी कभी जमीन में रेस्ट नहीं किया। इमोशनली वो लेक के ऊपर रिएक्टर के साथ फेयरवेल ले चुका था, लेकिन एमसीयू के अंदर उसके फिजिकल रिमेन्स अभी भी कहीं ना कहीं लॉक्ड हैं, किसी लैब में या फिर किसी विलन के हाथ में। जब आरडीजे का डूम अपना मास्क उतारेगा, तब हमें सारी सच पता चलेगी कि कैसे अपना आरडीजे डॉक्टर डूम बनता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि हमें जब एवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलेगा तो उसमें टोनी की डेड बॉडी फिर से दिखाई जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है, आप उससे एग्री करते हो या नहीं? मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए